हे वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बची हुई दो एप्लीकेशन की, यानी कि आप चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले की बात करें। मतलब फॉर्मूला कब कहां कैसे डिराइव हो गया था हमको नहीं पता, लेकिन आज हम उसको चेक जरूर करेंगे। किसकी हेल्प से? डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। किसी साइंटिस्ट ने तो कब कितना पढ़ वर्ड के बहुत सारी थ्योरीज लिख के तब एक फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, लेकिन आज मैं जरा सा टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के बाद ये चेक कर सकता हूं क्या वो फॉर्मूला सही है। हाँ, और एक और बात है, हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनी डेप्थ ऑफ द फॉर्मूला। बस हमें टर्म्स पता हो कि कौन कौन सी यूज हुई है, तो इनसे मिलकर क्या फॉर्मूला बनने वाला है। बहुत आसान है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो यार इसमें मैं सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहता हूँ, एक छोटे से नोट की करना चाहता हूँ। और वो नोट क्या है, बहुत ही जनरलाइजेशन है। मतलब एक छोटे से बच्चे के सामने अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो वो हम पे हंसेगा कि यार क्या बोल रहा है। ठीक है, देख सुन, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कभी हमने 2 लीटर दूध लिया अपने दूध वाले से और उसके बाद उसको कहें कि 1 मीटर दूध और दे दे। अबे पागल, क्या खा लिए सस्ते नशे? नहीं, तो मेरी बात सुन यार। तो कभी भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि वॉल्यूम है उसके अंदर लेंथ नहीं ऐड कर सकते, उसके अंदर मास नहीं ऐड कर सकते। बात समझ में आ गई क्या? जैसे कि तू जाके बोले कि यार 1 मीटर दाल तोल दे, तो यार ये मास की बातें लेंथ के साथ मिक्स कभी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? 5 न्यूटन दाल तोल दे, बाबा कभी भी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मिक्स नहीं हो सकती। समझ में आया क्या? ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, only those physical quantities can be added or subtracted. Only those physical quantities can be added or subtracted. blur हो रहा है क्या? Only those physical quantities can be added or subtracted which are having same dimensions, which can be added or subtracted or compared. बात समझ में आ गई क्या? और कंपेयर्ड, उनको कंपेयर भी तभी किया जा सकता है। और कंपेयर्ड जो इक्वल टू के इधर उधर लगाते हैं ना, मतलब या तो ये वाला ऑपरेटर के साथ या इस वाले ऑपरेटर के साथ या इस वाले ऑपरेटर के साथ, तो इनको कंपेयर भी तभी किया जा सकता है जब उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम, उनके फिजिकल डायमेंशन सेम हो। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड when they have same when they have same dimensions. बहुत डिस्कशन किया यार हमने डायमेंशंस के ऊपर, बहुत मतलब बहुत। तो आज कुछ ऐसी ही बातें कि यार अगर इक्वल टू के इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, फिजिकल क्वांटिटी 1, और यहाँ पे कोई लिखी है फिजिकल क्वांटिटी 2, तो अगर यहाँ पे इक्वल लग गया तो ये बात तुझे समझ जानी है कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन डेफिनेटली 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 सेम है। बात समझ में आ गई क्या? और एक और बहुत अहम बात, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी इसके अंदर ऐड हो रही है तो डेफिनेटली 3 कर ले इसको, डेफिनेटली 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 ये फिजिकल क्वांटिटी 3 की भी डायमेंशन सेम होंगी। और डेफिनेटली डेफिनेटली अगर यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो तुझे समझ में आ जाना चाहिए कि इन सब की फिजिकल इन सब की जो डायमेंशंस है वो सेम है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच आर सेम इन डायमेंशन। बात समझ में आ गई कि व्हेन दे आर सेम इन डायमेंशन, विच आर सेम इन डायमेंशन, और व्हेन दे हैव सेम डायमेंशंस। यार अंग्रेजी में हाथ बहुत कमजोर है बे अपना। व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन, चलिए ऐसे ही कर ले यार, अपन तो फिजिक्स वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी का तो ऑपरेशन कर दे हम लोग। चल आ जा, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, बस डायमेंशन सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो, मैंने कहा हाँ वहाँ डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी 5 है, फिजिकल क्वांटिटी 5 है और उसकी कोई पार है यहाँ पे, या फिजिकल क्वांटिटी 5 इंटू फिजिकल क्वांटिटी 6। अभी बातें बदल जाएंगी, अभी बातें बदल जाएंगी। अब सबकी बदल गई। बात समझ में आ गई क्या? अभी सबकी बदल गई बाबा। अब कोई कुछ
कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही बात करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन हो तो सब ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यार, हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, बात समझ आ गई क्या। और कोई भी फिजिक्स में जो रियलाइजेबल सब इक्वेशन होती है जिसको हम डिस्कस कर लें, पढ़ लें, फिजिक्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बाबा, उसके अंदर कोई भी थ्योरेटिकल हवाबाजी नहीं है, और बस वही चीज़ें पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो ईच इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच इक्वेशन, एक्सप्रेशन और फॉर्मूला must be dimensionally करेक्ट। बात समझ में आ गई क्या। तभी हम बात कर पाएंगे बाबा, वरना हम कोई बात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या। बहुत छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं यार, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इन सबकी डायमेंशन तुझे पता है, पिछले 2-3 वीडियो में हम बस इसी पे माथा पटक रहे हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है यार, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बाबा, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि यार अगर ये कंपैरिजन हो रहा है, देख फिजिकल क्वांटिटी 1 क्या है वेलोसिटी, फिजिकल क्वांटिटी 2 क्या है वेलोसिटी, फिजिकल क्वांटिटी 3 क्या है यार, ये ए टी लिखा हुआ है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार हो ना हो इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी वाली ही होनी चाहिए, जैसे कि मास्टर ने मुझे भी समझाया। तो यू की है एल टी माइनस वन, ये क्या है एल टी माइनस वन। सर एक्सेलरेशन की तो एल टू टी माइनस टू होती है। अब कहाँ जाओगे, मैंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा बाबा, टाइम को देख, कैपिटल टी। तो जब ये कैपिटल टी से मल्टीप्लाई हो तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगी। समझ में आया क्या। तो यार ये क्या हो गया, अभी भी डायमेंशनल करेक्ट है। तो ये एल टी माइनस वन है इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। बात समझ में आ गई क्या। तो मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे एल टी माइनस वन है, और यहाँ पर एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो देख तेरा दिल क्या कह रहा होगा कि तू लिख दे ट्वाइस ऑफ एल टी माइनस वन। तेरे हाथ में ना, तेरे हाथ रुक नहीं रहा होगा इसको टू लिखने से, समझ में आ गया क्या। लेकिन इसको ज़बरदस्ती रोकना और ये समझना है कि लेंथ प्लस लेंथ कुछ और नहीं होती, लेंथ ही होती है। क्या बक रहा है मास्टर, ध्यान से सुन। मैं कह रहा हूँ साइड ए प्लस साइड ए साइड बी, तो ये साइड, ये भी साइड लेंथ है, दिख रहा है क्या, साइड ए साइड बी, ये लेंथ है ये लेंथ है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी तो एक लेंथ ही आएगी। तो एल प्लस एल, एल ऐसे बोला मैंने यहाँ पे, तो एल टी माइनस वन और प्लस एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन है। तो इन दोनों को ऐड करेगा तो टू एल टी माइनस वन नहीं मिलेगा, एल टी माइनस वन ही मिलेगा। तो तुझे बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी इक्वेशन अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। बात समझ में आ गई क्या। चल मैं जल्दी से रब करता हूँ, तुझे कुछ कॉपी करना कॉपी कर ले। इसको ना हम एक नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या नाम देते थे बाबा इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, जिसको मैं नोट बोल के पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर ऐसे तो मेरे पास एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। मैंने कहा लोड क्यों ले रहा है, एस इक्वल टू हाफ ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, उसको भी एनालिसिस कर लेते यार। क्या बात कर दी यार, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सर ये कौन होता है डिस्प्लेसमेंट, ये कौन होता है वेलोसिटी, ये कौन होता है एक्सेलरेशन, ये कौन होता है टाइम, ये भी कौन है टाइम। बात समझ में आ गई क्या। ओरू तो बात सुन, ये कौन है डिस्प्लेसमेंट, बोले तो लेंथ है, बोले तो क्या है लेंथ है। हाँ, और ये कौन है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यार ये तो क्या हो गया, इस साइड तो क्या हो गया एल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई एल आ गई। तो राइट हैंड साइड भी एल होनी चाहिए। इफ दिस इज इक्वेशन इज डायमेंशनल करेक्ट, देन द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा एल टी माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल टी आएगा। और यहाँ पे हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती बाबा, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है। और यहाँ पे फिर से एल टी माइनस टू आया, और यहाँ पे ए टी स्क्वायर होता है बाबा। तो यहाँ पे क्या गया टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या। अच्छा तो इतनी देर से यही चीख चीख के चला रहा था, सॉरी मैं तेरी आवाज़ सुन नहीं पाया। तो ऐसे क्वेश्चन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी रेस ओवर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से टी रेस ओवर माइनस वन के साथ कैपिटल टी आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा एल प्लस एल। अब तेरे हाथ में फिर से खुजली मच रही होगी कि और मैंने इसका 12 लिख दूँ, तो 12 नहीं लिखना है गधे, क्या लिखना है एल लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और क्या क्या प्रूफ दूँ तुझे, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, ध्यान से देखो। वर्क डन। और ये बोले तो चल यार ये सब तो तुझे पता है। हाँ, तूने ये वाला सुना है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अबे 9th क्लास की बात है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी यार जूल में आता है यार, तो लिखिए बढ़िया यार। तो ये भी
ये भी सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और तुझे मैंने पीछे करवा रखा है, ये क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होता है एम जी एच। इसकी डायमेंशन भी एम एल टू टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन भी एम एल टू टी माइनस टू, और इसकी डायमेंशन भी एम एल टू टी माइनस टू। तो मैं तेज बोल गया क्या, एम एल टू टी माइनस टू, और इसकी भी क्या आ जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। बात समझ में आ गई क्या यार, बात समझ में आ गई क्या यार, 3 बार बात समझ में आ गई क्या यार। तो यहाँ पर भी कौन होता है, एम एल टू टी माइनस टू, बात समझ में आ गई क्या। तो देख सेम डायमेंशंस ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। और इसी एप्लीकेशन पर, इसी पॉइंट पर बेस्ड हम 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। जल्दी से करो यार। चल इस एप्लीकेशन मतलब जो पॉइंट अभी हमने लिखा, इसके अंदर से एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि हम किस पे बात कर लेते हैं, इसको यूज कहां कर लेते हैं, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन physical quantity in the expression or in the formula, in the given expression। बात समझ में आ गई क्या, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन द गिवन एक्सप्रेशन। ब्लर तो नहीं हो रहा है, बढ़िया। चलो तो यार ऐसी लेट्स से मैंने कुछ भी एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से सुनेगा तो समझ में आएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर पाएगा। मेरे से तेज करने की कोशिश करना। मैंने कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसे लिख दिया, पी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहाँ पे नीचे लिख दिया टी। ठीक है भाई। अब उसने कहा यार पी कौन है, प्रेशर। बता दिया उसने पी कौन है, प्रेशर, वेयर टी इज टाइम, और एक्स कौन है, डिस्टेंस। बात समझ में आ गई क्या। मैंने पहली बार में टफ कराया क्या, ना ना टफ नहीं है रे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और तुझे इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद कहने लगा फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी कोई कांस्टेंट है, ये कुछ भी है, तू उसका लोड मत ले। तो इनकी कोई डायमेंशंस होंगी, हमें बतानी है। अब ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ नहीं बताया उसने इसके बारे में कौन है। अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता देता तब तो हम उसकी डायमेंशन लिख ही देते, अभी नहीं लिख पाएंगे। तो हमें ना वही ब्रह्मास्त्र पता है कि यार इधर की जो डायमेंशंस हैं और इधर की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या। तो ये किसने बताया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। किसने बताया बाबा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया। सवाल दिख रहा है, बहुत शानदार। चलो तो अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, सॉल्यूशन देखने बाबा। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम प्रेशर की डायमेंशंस की बात करने लगे, किसकी डायमेंशन करने लगे, डायमेंशन की बात करने लगे, प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है बाबा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एम एल टी माइनस टू, और नीचे क्या आएगा, एरिया, यानी एल की पावर 2 और एक एल कैंसिल। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ यार, तुझे पता होगा एम एल माइनस वन, ये मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, समझ में गया। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बात समझ में आ गई। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि राइट हैंड साइड भी डायमेंशन यही बननी चाहिए, लेकिन उसमें मुझे ये समझ में आया कि बी एक्स और ए टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं, और दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती है अगर उनकी डायमेंशन सेम हो। बात समझ में आ गई क्या। चलो, और नीचे कौन बैठा है, टाइम बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, राइट हैंड साइड को देख रहे हैं बाबा, किसको, राइट हैंड साइड को। तो मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, और प्लस कर दिया बी एक्स बाई टी। मैंने कहा यार इसकी डायमेंशन भी प्रेशर की जैसी होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी प्रेशर की जैसी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई है, क्योंकि ये ऐड हो रही है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, टी टी दोनों को दे दिया यार, क्या दिक्कत हुई। तो ये भी प्रेशर के जैसा, ये भी प्रेशर के जैसा। तो यानी कि एक टी से एक टी कैंसिल, यानी कि ए इंटू टाइम की डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर की डायमेंशन, यानी कि एम एल माइनस वन टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या। अब एक टी से एक टी कट कर दे, तो ए की डायमेंशन तेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है डायमेंशन। चलो, तो बी एक्स बाई टी,
बी एक्स क्या है, डिस्टेंस है, उसने मुझे बताया था, तो एक्स की जगह क्या रख दे, एल, और यहाँ पे क्या रख दे, टाइम की जगह कैपिटल टी। और ये किसके इक्वल होना चाहिए बाबा, किसके इक्वल होना चाहिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी, एम एल माइनस वन टी की पावर टू। मैं इतना तेज बोलने के चक्कर में रहता हूँ ना, कई बार मैं गलत बोल जाता हूँ और मेरा माइंड उसको रीड नहीं कर पाता, तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी कहता हूँ, सॉरी सॉरी। और मैं मुक्का मारूँ तेरे इधर देख, चल जल्दी से पढ़ पढ़। तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, आ जा इधर देख, टी क्यूब हो जाएगा और एल की पावर माइनस टू हो जाएगी, तो एम एल माइनस टू और टी की पावर क्या आ गई, थ्री। बात समझ में आ गई क्या? चलो भाई जल्दी से कॉपी कर लो पॉज करके, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करता हूँ आपके लिए। हुआ। तो भाई अब एक नया सवाल करते हैं, आजा तेरे लिए सवाल बनाए, देख। E इज इक्वल्स टू पी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, टाइम है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आज भी वैसी तरह से बात करी कि E क्या है, एनर्जी है, और P कौन है, पार। P कौन है, पार बता दिया, X कौन है, डिस्टेंस, T कौन है, टाइम। उसने कहा कुछ ऐसा है, और ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, if this is dimensionally correct, if this is dimensionally correct, then find the dimensions of A and B. If above, बाबा ये सवाल लिखूं क्या, तू खुद ही लिख लेना यार, टाइम वेस्ट होगा। इफ अबव एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब डायमेंशनली लिख ही देता हूं, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। डायमेंशनली करेक्ट, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। समझ में आया क्या? चल अब सवाल को देखते हैं जल्दी से, क्या हो रहा है इस सवाल में। एक साइड तो भाई बता रखा है कि कौन है, एनर्जी है, तो मुझे पता लगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, एनर्जी। समझ में आ गया? तो एनर्जी क्या बोले तो एम एल टू टी माइनस टू, तो राइट हैंड साइड पे भी यही होनी चाहिए। तो अब इसको बात सुन, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, विभाजित कर देते हैं, हिंदी का वर्ड। हिंदी पे हंसा क्यों तू मास्टर, यार हिंदी बड़ी कमज़ोर है तेरी, इंग्लिश भी कमज़ोर, हिंदी भी कमज़ोर, फिजिक्स आती है यार, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं दूर इधर। तो प्रेशर, पार, ये पी कौन है, पार है, और ये कौन है, एक कोई कांस्टेंट, और ये कौन है, टाइम है। बात समझ में आ गई क्या? तो मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया, बी एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय टाइम। बात समझ में आ गई क्या? तो बात सुन बहुत ध्यान से, पार इंटू ए नहीं पता क्या है, टाइम, टी कौन है, टाइम, बी कौन है अपने को नहीं पता, एक्स कौन है, डिस्टेंस, तो अपने को डायमेंशन पता लग गई। तो इन दोनों की जो डायमेंशन होनी चाहिए, चाहे इंडिविजुअल इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, वो एम एल टू टी माइनस टू के इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ कि क्या है, ये कौन है, पी कौन है, पार। तो पार के लिए क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और उसको टाइम से और डिवाइड कर देते हैं, तो पार के लिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और नीचे को ऑलरेडी टी बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? और ये कौन है, ए, और ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, एम एल टू टी माइनस टू के इक्वल होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुन यार। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगी, टी की पावर माइनस फोर, और यहाँ ए है, यहाँ कौन है, ए है, और यहाँ पे ए निकालना है अपने को, और यहाँ पे क्या, टी की पावर माइनस टू। तो क्या बन गया, ए क्या हो जाना चाहिए, टी स्क्वायर डायमेंशन। बात समझ आ गई? तो ऐसी बी की निकाल ले यार, जो भी हो, तो मुझे आंसर बताना है इसका, ठीक है। तू बताएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बात समझ में आ गई क्या कि बी की क्या आई? ठीक है, बहुत शानदार, इजी यार, ट्राई करना यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए रखता हूं मैं। देख अभी कुछ थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं। मान ले कि एक बच्चा तेरे जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा, भूल जाता है, ठीक है, वो भूल जाता है यार, मैं कुछ याद रहता, कुछ नहीं याद रहता। तो बात सुन यार, तो एक बच्चे ने फॉर्मूला याद किया एक, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का मोशन होते हुए मास कितना हो ये बताया जाता है। देख बात सुन ध्यान से, एक पार्टिकल है, उसका रेस्ट मास, इस पार्टिकल का रेस्ट मास एम नॉट है, और जब ये वी वेलोसिटी से मूव करता है, मास एम होता है व्हेन मूव्स
विद वेलोसिटी v। बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। m नॉट है, m है, ठीक है। अब उसको ना ये याद आ रहा है कि यार इसमें कहीं c मिसिंग है। उसने एक्सप्रेशन याद किया, उसको जो लिखा उसने m नॉट डिवाइडेड बाय, उसने क्या लिखा, m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2, उसने ये लिखा। टीचर ने उसको कहा कि इसके अंदर c भी आता है। क्या आता है? c। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ रे, c स्पीड ऑफ लाइट। उसने, टीचर ने उसको बोला कि इसके अंदर इस एक्सप्रेशन में कहीं c भी आता है। कि इसमें कहीं c भी आता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, सवाल पढ़ देता हूं मैं तेरे लिए एक बार। अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी। वो इसे पुट करना भूल गया। बात समझ में आ गई क्या? तो अब आपसे कह रहा है कि उसकी इस फॉर्मूले में जो सी मिसिंग है उसकी हेल्प करो, उसको सही फॉर्मूला बतवाओ। बतवाओ उसको सही फॉर्मूला बताओ भाई, क्या होगी, उसकी हेल्प करो। सर हमारी कोई हेल्प कर दे, हम खुद एग्जाम में देखते हैं इधर उधर। टीचर ने देख लिया तो ड्रामे हैं। मैं भी बहुत चीटिंग करने की कोशिश करता था। चीटिंग करने में किक है यार, किक मिलती है चीटिंग करने में, समझते नहीं हो यार। चल तो बात सुन। हाँ, तो भाई मुझे इतना पता लग गया कि यार इधर अगर मास है तो इधर भी मास होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मास है, राइट हैंड साइड में भूला वो। हाँ, उसने बताया कि राइट हैंड साइड ये मास, ये कौन है, मास m, मास m, उसी ऑब्जेक्ट का मास m व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v। उसने कहा इसी ऑब्जेक्ट का मास है m, कब, जब वो v वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ, इधर साइड कहीं मिसिंग है c स्पीड ऑफ लाइट। तो तुझे कहा तुझे उसकी हेल्प कर, तो उसकी हेल्प कर। तो यार इधर साइड सुन, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बात सुन यार कि लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन है वो क्या है, m है। तो राइट हैंड साइड भी ये होनी चाहिए। अब तूने कहा कि यार ऊपर तो मास ऑलरेडी रखा हुआ है तो नीचे वाले की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोच रहा भाई, एकदम सही सोच रहा है कि यार ऊपर वाले की जो है यूनिट वो तो मास है ही। अब नीचे वाले की ना कोई डायमेंशन ना हो तो ऊपर वाला बड़ा रहम कर देगा अपने पे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी m होनी चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है भाई, जब 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डायमेंशन लेस हो। And for that, under root 1 minus v square must be dimensionless quantity. And for it to be dimensionless, listen to me very carefully, Mr. and Miss, for this to be dimensionless, this v square must be divided by speed square. You got the concept, guys? तो ऐसा होना चाहिए कि यार अंदर वाला डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो 1 माइनस वी स्क्वायर डायमेंशन लेस कब हो सकता है, जब हम इसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यार इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं रहने की, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है यार। 1 में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कब हो सकता है सब्ट्रैक्ट, या ऐड कब हो सकता है, जब इसकी डायमेंशन भी 1 हो। और ऐसा कब हो सकता है कि तू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दे। दैट्स इट। क्या बन गया फॉर्मूला, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे था वो मिसिंग। बात समझ में आ गई क्या? बड़ा ही मजेदार है। और यार तू ना इसको फॉर्मूले याद रखने में यूज कर सकता है इस कॉन्सेप्ट को। It will help you to memorize more and more formulas. You just check them if they are dimensionally correct or not, and just go with the dimensionally corrected formula. All right? और सुन, ऐसा नहीं है तू बोले कि मैं डायमेंशनलेस को ये डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिया तो मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं रखूंगा। अबे गधे, जरा सा मिसिंग ऊपर नीचे हो तो इससे याद कर सकता है। बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला तू इसकी हेल्प से याद कर सकता है कि करेक्ट कौन सा है। अब तुझे याद है कि यार बी था कहीं, या एनर्जी थी कहीं, कुछ ऐसा फैक्टर था, लेकिन वो ऊपर था या नीचे था, वहां हेल्प कर पाएगा ये। ऐसा नहीं है तू बस कहे तथास्तु डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा वैसा नहीं है। समझ में आएगा? चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो यार अब बहुत हो गया डायमेंशनल करेक्ट वाला। चल एक और सवाल कराता हूँ, बड़ा फेमस सा सवाल है वो, देख के जिसे हो जाती है लोगों की। लेकिन हम यार सवाल करेंगे यार, हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं। समझ में आ गया? चल
तुझे क्या लगा मास्टर ने फास्ट स्पीड कर दी, इतनी स्पीड है मेरी, समझ में आएगा। चल सवाल लिखते हैं यार, बढ़िया सवाल है। चल मैं लिखता हूँ सवाल। P माइनस ए बाय वी स्क्वायर, P माइनस ए बाय वी स्क्वायर, ओ प्लस कर ले इसको, सवाल में प्लस दे रखा है, माइनस भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। V माइनस बी आर टी, where P is pressure, V is volume, R is gas constant, T is temperature. This is the van der Waal equation. A और B कोई कांस्टेंट है, समझ में आया क्या? सवाल पढ़ू तो तेरे लिए बस काम की इतनी बात है, इसको वैन डर वाल इक्वेशन बोलते हैं। तुझे हटा साले वॉल बोलते हो, वॉल पुट्टी इक्वेशन बोलते हो, अपने को क्या करना है यार, बस कोई इक्वेशन है और हमें इतना बता दिया P कौन है, प्रेशर है, V कौन है, वॉल्यूम है, T कौन है, टेम्परेचर है, R कौन है, गैस कांस्टेंट है। अब तेरे से पूछा गया इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन जस्ट फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो कैसे करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। ये कौन है गैस कांस्टेंट, ये कौन है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। चल 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 बढ़िया 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 बढ़िया। ए और बी के फाइंड आउट करनी है, ए एंड बी। डायमेंशन क्या होगी अपने को पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इसके अंदर कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है, इफ P और A बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो दे मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ आ गई, दे मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। तो P कौन है, प्रेशर, और प्रेशर की क्या होती है अभी भी तो तुझे बताई थी, ml माइनस 1 T माइनस 2। मैं गलत भी हो सकता हूं बालक, हम इंसान हैं, हम गलतियों के बने हुए हैं। जल्दबाजी में गलत कर दूं तो देख लेना यार। तो मुझे तो अभी ये याद है ml माइनस 1 T माइनस 2 अभी किया था मैंने। तो यार a बाय वी स्क्वायर, वी कौन है वॉल्यूम, वी कौन है वॉल्यूम, तो a बाय वी स्क्वायर की डायमेंशन भी यही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? और v कौन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिख देगा तू, एल क्यूब, एल क्यूब। बात समझ में आ गई क्या? तो a बाय वी स्क्वायर यानी l की पावर 6। तो कुछ नहीं करना रे वीरे, ओ वीरे, यहाँ पे L की पावर 6 और आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी, A की डायमेंशन। बात समझ में आ गई क्या? और उसके बाद अगर मैं V माइनस बी करता हूँ, ओहो दिस इज सो सिली, जस्ट डोंट आस्क मी टू सॉल्व दिस, ऑलराइट, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ओके बूम। आजकल ना मैं घर पे फालतू बैठा हूँ लॉकडाउन में, तो टिकटॉक बहुत देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर ना अजीब अजीब सी हरकतें आ रही हैं टिकटॉक देख देख के। मैं आज ही अनइंस्टॉल करूंगा आज ही उसको। तो V माइनस बी, एक तो कपिल शर्मा शो देख के यार मुझे पता नहीं क्यों इंडक्शन सा हो जाता है अजीब अजीब सा, मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगता हूँ। चले जा देख, तो V माइनस बी, तो ये अगर वॉल्यूम है और B भी, B इसके साथ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो B की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम की डायमेंशन होनी चाहिए। तो B मस्ट है द वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो B की डायमेंशन हो जाएगी L क्यूब। चल मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तेरा, चल। अरे यार मैं सोचता हूँ कि तू बोर ना हो, बस इसलिए तेरे से बातें करता रहता हूँ। चल बी की क्या आ गई, एल क्यूब। बहुत ही घटिया सवाल यार, मैं नहीं करता इसको, बट चल अब हम क्या करते हैं यार, अपने फॉर्मूले डिराइव करना सीखते हैं। अब हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, अभी जिंदगी में पड़ाव तीसरा, चेकिंग दी करेक्टनेस वगैरह सब हो गया, उसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन करने सीख लिया। अब हम तीसरी पारी की ओर चलते हैं जो क्या है, विच विल हेल्प यू deriving, which will help you in deriving the formula. सबसे ज्यादा बेसिक सवाल मैं करवाता हूं तुझे, सबसे ज्यादा बेसिक सवाल करवाता हूं, और जो हर मास्टर करवाता है बे, हर बुक में मिलता है बे। क्या है वो कि उसने कहा ये पेंडुलम है, तो m मास है, लेंथ l है, m मास है, लेंथ l है, एंड ही आस्क्ड यू टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। तो बाबा मेरी बात सुन, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, उसने इतना बता दिया, द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम t, टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम डिपेंड्स ऑन L, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग,
एंड ऑन डिपेंड्स ऑन लेंथ एल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तुझे क्या बताना है? सर मास पे, अबे नहीं करता भाई, मास से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा उसने बस इतना दिया और ऐसे चुपके से बता के भाग गया कि ये ना सिर्फ और सिर्फ एल पे डिपेंड करती है और मास पे डिपेंड नहीं करती, जी पे डिपेंड करती है, भाग गया। मुझे ये नहीं बताया भाई डायरेक्टली डिपेंड करती है, कैसे करती है? अब यार कुछ भी हो सकता है, मैं लिख दूं लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, ले एल इंटू जी, कोई फॉर्मूला थोड़ी ना बन रहा है ये, पागल। तो भाई मैं तो दिमाग खराब, मैंने कहा एल बाय जी कर दे, तब भी दिमाग खराब, मैंने कहा एल स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कर दे, जी क्यूब कर दे, कुछ भी कर दे, मैं तो सोचता ही रह जाऊं। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, बात समझ में आ गई है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो भी एक्सप्रेशन आएगा टाइम पीरियड का लेंथ का और जी के साथ वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। मुझे क्या बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प लेना पड़ेगा और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें लेंथ एल और जी कुछ और टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे अपने आप को कि वो डायमेंशनली करेक्ट रहेंगे। तो चल, मैंने कहा लेट टी टाइम पीरियड, ये टी कौन है? टाइम पीरियड, बाबा बात समझ आ गई। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ सच एज एल की पावर ए। मैंने कहा एल की पावर ए मान ले, अब ए 1 हो सकता है, ए 2 हो सकता है, ए 1/2 हो सकता है, ए 1/3 हो सकता है, बात समझ में आ गई क्या? उसने कहा चला ऐसा मान लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और एल के कुछ पार मान लेते हैं, एल की कुछ क्या मान लेते हैं? पार, बात समझ में आ गई क्या? और जी पे भी कह तो जी की पावर हमने बी मान ली कि टाइम पीरियड लेंथ पे और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है, बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे फिर मैंने कोई एक डायमेंशनल कांस्टेंट किया भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट तो लगाएंगे ना भाई, यार कैसी बातें कर रहा है भाई, यार तू कैसा है यार? तो हमने कुछ ऐसा कर लिया कि कौन है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब इसने मेरी डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं डाला, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, बात समझ में आ गई क्या? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, बात समझ में आ गई बाबा। चलो अब दूसरी बात करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अगर ये फिजिक्स का फॉर्मूला है तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कौन है? सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो डायमेंशंस बन रही हैं टाइम पीरियड की, क्या बन रही है? कैपिटल टी। देख भाई ओ गधे, ये लिखा है टाइम पीरियड और वो लिखा है कैपिटल टी टाइम वाला, ये टाइम पीरियड का सिंबल है और वो टाइम का सिंबल है। क्या कर रहा है तू भाई? वो एमएलटी जो पढ़ा था ना, ये वो है, बस मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ। और राइट हैंड साइड पे के कौन है? डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, इसकी तो कोई डायमेंशन होने की नहीं। और ये क्या हो जाएगा? एल की पावर ए, एल की पावर ए मतलब लेंथ है ना स्मॉल एल, और ये कौन है? एल टी माइनस 2 की पावर बी, एल टी माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगी? बी। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन। तो एल की पावर ए है और साथ में कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, और टी की पावर क्या आ जाएगी? -2b। ये राइट हैंड साइड की आ गई। उसने कहा if the formula is correct, is practically possible, then the dimension of left hand side must be equal to dimension of right hand side. तो left hand side की dimension और right hand side की dimension की बात करें तो ये equal होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है t और यहाँ पे l है क्या? अरे बालक ध्यान दो, बालक हमारी बात सुनिए। m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर क्या है? 1 है। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे m की पावर तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ m है ही नहीं। चल 58 की घटा 32 बुझा सो जा। l की पावर क्या है? a प्लस बी, और t की पावर क्या है? -2b। तो मुझे इतना समझ में आ गया, इफ द बेसिस आर सेम देन देयर पार्ट्स मस्ट ऑल्सो सेम। अगर ऐसे इक्वल लिखा हुआ है, इफ द बेसिस आर सेम देन देयर पार्ट्स मस्ट ऑल्सो सेम, तो l की पावर l की पावर क्या है? a प्लस बी। तो a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। और -2b किसके इक्वल होना चाहिए? -2b होना चाहिए 1 के इक्वल। तो यहाँ से देख ले, इस वाले इससे क्या निकल के आएगा? a इज इक्वल्स टू -b। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि b किसके इक्वल आ गया? -1/2 के इक्वल, और a यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 के इक्वल। तो दौड़ के जाए इस वाली इक्वेशन के पास, इस वाली इक्वेशन को नाम दे दे 1 और पुट कर दे a और b को उसमें। तो यहाँ पे जैसे तू पुट करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान से देख, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? t इज इक्वल्स टू के, एल की पावर ए थी, ए की क्या आ गई? 1/2, और जी की पावर क्या आ जाएगी? -1/2, यानी जी कहाँ गया? नीचे आ गया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? k √l/g।
तो तू सवाल यहीं पे छोड़ सकता है, बात समझा कि तू सवाल यहीं पे छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में जब तू पढ़ लेगा भैया एसएचएम वगैरह पढ़ लेगा कि ये एसएचएम कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये क्या है ऑसिलेटरी मोशन, तो जब तू इसको पढ़ लेगा तब तुझे समझ में आएगा कि के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमें 1/2 मिली, 2 पाई, सॉरी 2 पाई। तो के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट में मिलती है, तो छोड़ बस यहाँ पे, यहाँ छोड़ सकता है। बात समझ आ गई? तो ये है एक्सप्रेशन, बात समझ में आई? चल जल्दी मैं रब करने वाला हूँ, दूसरा सवाल करते हैं हम। चलो दूसरा सवाल है मेरा, अजीब अजीब से नाम आएंगे तो तेरी हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्या नहीं हिलनी चाहिए? अटेंशन। तो सवाल क्या है? सवाल हमारा ये है कि भाई जब तू पानी में ऐसे हाथ चलाता है धीरे धीरे, वाह 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 वाह, कोई फ्रिक्शन फोर्स, कोई ड्रैग नहीं लगता, तू स्पीड बढ़ा दे उई, तो तुझे फोर्स लगेगी, बात समझ आ गई? और बहुत तेज से तू हाथ चलाना चाहे फुचक, तो भाई बहुत ज़्यादा फोर्स लगी, हो सकता हो कुछ यहाँ पे मसल्स रप्चर हो जाएं या चोट वोट लग जाए, ठीक है। और पानी के ऊपर तू बैठा रहे ऐसे पाँव डाल के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पानी में डाल के तुझे मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींच लूँ तो तेरी स्किन खिंच जाएगी, स्किन पानी में रह जाएगी, इतनी ज़बरदस्त ड्रैगिंग फोर्स होती है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, स्टोक्स लॉ की हेल्प से आया। तो उसने कहा कि जो पानी की जो ये वाली फोर्स है ना, उसको मैंने एक नाम दिया विस्कस फोर्स। क्या नाम दे दिया उसको? विस्कस फोर्स। और ये डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन है, दिस विस्कस फोर्स इज अ फंक्शन, मतलब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या बोला? फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। दिख रहा है ना भाई तुझको? अच्छा दिख नहीं रहा है, बोल दिया करना यार, तू भी चुपचाप बैठा रहता है पागल। चल अभी दिखा क्या? तो ये फंक्शन ऑफ क्या है? फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और ये फंक्शन ऑफ रेडियस है, मतलब एक रेडियस ऑफ बॉल, एक बॉल को डाल के खींचना, उसके ऊपर कितनी ड्रैगिंग फोर्स आएगी, विस्कस फोर्स आएगी। और एक ये ईटा। सर ये कौन है? मैंने कहा बाबू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा वीडियो 1 में जा, फौरन भाग के वीडियो 2 में भाग के जा, वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिस्कस कर रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बहुत सारे कोएफिशिएंट डिस्कस कर रखे हैं वहीं पे। 60 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें जो डिस्कस की गई हैं, 30 के बाद है शायद। चल, तो उसने कहा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बता दो भाई। एक बॉल है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर, और वो v वेलोसिटी से चल रही है पानी की लहरों में, ऐसे मस्त ऐसे जा रही है, झुम झिम 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 झिम, और उसके ऊपर एक पीछे की तरफ ड्रैगिंग फोर्स आ जाएगी। पीछे की तरफ क्या आ जाएगी? एक ड्रैगिंग फोर्स आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ। तो उसने कहा मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ अगर वो इसका फंक्शन है। अरे तुम्हें सवाल समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? चलो सॉल्व करते हैं यार, आ जाओ। तो डिराइव करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस विस्कस फोर्स। ये क्या था? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पीरियड। जब एक बार सवाल सॉल्व हो जाता है ना, फिर मुझे बोर्ड पे अच्छा नहीं लगता हो, तो तू भी जल्दी जल्दी लिखने की खादत डाल ले। अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनाओ इस लौंडे को, डिग्री यहां टंगी होनी चाहिए, यहां यहां। कुछ नहीं होता बे डिग्री से साले, सिर्फ काबिलियत होती है। अपने अंदर काबिलियत ला, और काबिलियत कैसे आएगी? पढ़ने से। सर मेरे पापा कहे ना मिल चल लें, मैंने कहा तो 10 डिग्री खरीद लूँ। खरीदे डिग्री, कर लोगों का फिर इलाज, और ऑपरेशन करते हुए पेट में तौलिया छोड़ दे। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे काम कर। किडनी का ऑपरेशन कराना है, तू हार्ट निकाल ले उसका। चल, विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन किसका है? वेलोसिटी का, आर का और ईटा। पढ़ यार पढ़, जी जान से पढ़, आग लगा दे यार, कुछ नहीं रखा भाई, सब खत्म है। पढ़ लिख ले, जब कुछ अचीव करेगा ना तो ऐसा लगेगा यार कि सब अलग है, दुनिया का नज़रिया बदल जाएगा तेरे लिए। वो आज तुझे कुछ भी समझती हो, लेकिन एक दिन जब तू पढ़ लिख के कुछ कामयाब बन जाएगा ना, दुनिया का नज़रिया पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है यार, पता नहीं। रुपया कमाने से कभी कभी इज्जत नहीं मिलती, जो मिलती है वो सिर्फ मुंह मुंह पे मिलती है, पीठ पीछे सिर्फ उसी की इज्जत होती है जो आदमी काबिल होता है। तो काबिल बन, खूब जी जान से पढ़। इधर देख, तो यार इस सवाल को करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुन। इस विस्कस फोर्स की बात करते हैं, तो मैंने कहा यार ये विस्कस फोर्स डिपेंड करती है v
अब हमें पता नहीं यार डायरेक्टली करती है, इन्वर्सली करती है, स्क्वायरली करती है, इन्वर्स स्क्वायरली करती है, कैसे करती है हमें नहीं पता। तो मैंने सब चीज़ों से बचने के लिए वी की पावर ए लगा दिया, फिर मैंने आर की पावर बी लगा दी, फिर मैंने एटा की पावर सी लगा दी। बात समझ में आ गई क्या? तो एफ वी मैंने कहा मान लेते हैं यार ऐसा कुछ है, अब ए और बी और सी पता लग जाए तो बात बन जाए यार। और मैंने फिर अगला स्टेप वही खेला, बिल्कुल एकदम टिका टिकाया कि यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाया, वी की पावर ए लगाई, आर की पावर बी लगाई और ईटा की पावर सी लगाई। बात समझ में आ गई क्या? सर ईटा के बारे में बता दो प्लीज सर, सर प्लीज प्लीज बता दो सर। तो सुन मेरी बात, वहाँ पे जाके तू देखेगा तो ईटा की तुझे डायमेंशन मिलेगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सर मैं इसको याद कर लूँगा, मैंने कहा पागल है क्या यार, याद बात नहीं करनी पागल, बट चल। तो ये होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। चलो तो ये होती है बाबा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, कुछ नहीं करना बाबा। अब अगर ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला है तो डायमेंशनली करेक्ट तो होना चाहिए इसको। और डायमेंशनली करेक्ट कब हो सकता है? जब एफ वी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बाबा, फोर्स है। चाहे कोई सी फोर्स हो, तेरी फोर्स हो, मेरी फोर्स हो, एक धागे में लगने वाली फोर्स हो, एक स्प्रिंग में लगने वाली फोर्स हो, तेरा वेट हो, कोई भी फोर्स हो, पानी में लगने वाली अपथस फोर्स हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला ये रहता है एम एल टी माइनस टू। क्या रहता है बाबा? एम एल टी माइनस टू। अब ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, किसकी हो गई ये? लेफ्ट हैंड साइड की। अगर राइट हैंड साइड की तो बात करें, किसकी बात करें? राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी यही निकल कर आनी चाहिए। तो तू जानता है क्या इसको? तो मुझे पता है राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे क्या है एल टी माइनस वन। सर तूने के को तो कंसिडर नहीं किया। मैंने कहा मैं क्यों कंसिडर करूँ, तो साला है ही डायमेंशनलेस, है ही डायमेंशनलेस, डायमेंशन ढीला है। तो k की कोई डायमेंशन नहीं होगी, v की क्या होगी एल टी माइनस वन, और इसकी पावर क्या हो जाएगी a हो जाएगी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी l, l की पावर क्या हो जाएगी b, और यहाँ पर ईटा यहाँ पे क्या लिख देगा एम एल माइनस वन। दिखना बंद हो गया होगा तुझे भाई, घुमा दे यार, चल घूम गया। तो बहुत ध्यान से सुन, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिचपिच हो रहा है क्या, मैं कर देता हूँ अभी इसमें। एल की पावर a है, एल की पावर b है और एल की पावर माइनस c है, इनको कंबाइन कर ले। सबसे पहले m को कंबाइन कर, m कुछ कहीं पे नहीं है तो m की पावर क्या हो गई c, और l की क्या हो जाएगी a b और माइनस c, a प्लस बी माइनस c, और t की पावर क्या हो जाएगी माइनस a, और यहाँ पे क्या है माइनस c। बात समझ आ गई। और यहाँ पे क्या है m की पावर वन है, l की पावर वन है, t की पावर माइनस टू है। एंड इन केस इफ दिस इज इक्वल, if these two quantities are equal then when the bases are same their parts must be equal। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार c, तो यार ऑन कंपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ m मुझे क्या मिल गया, c इज इक्वल टू वन मिल गया। मैंने यार लिखा नहीं है, लेकिन तू समझ जा, बस कि मैंने ये क्या करा है, कंपेयर करिए m की पार्ट्स को। तो m की ऑन कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ m, तो c क्या आ गया वन आ गया, ठीक है। और ऑन कंपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ L, तो यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू वन। जब मैं यहाँ पे वन को पुट करूँगा तो माइनस वन उधर जाएगा तो क्या प्लस वन बन जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू टू हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे क्या आएगा माइनस ए माइनस सी ऑन कंपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ टी, तो किसकी इक्वल है माइनस टू के इक्वल है। अगर यहाँ पे सी वन है तो माइनस वन जब उधर जाएगा तो प्लस वन बन जाएगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ए किसके इक्वल आ गया यहाँ से वन के इक्वल। जब इसको ले जाके यहाँ पे पुट करेगा तो ए को वन पुट करेगा उधर जाके, तो बी भी क्या बन जाएगा वन। तो बाबा एट लास्ट आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला, इसके अंदर जाके ए बी सी की वैल्यू फिल कर देनी है। तो एफ वी क्या हो जाएगा के, वी की पावर क्या हो जाएगी वन, सारी वन ही वन आ गई यार। सो क्या आ गया वी आर ईटा, और यू कैन से के इज इक्वल टू ईटा आर वी। बात समझ में आ गई क्या? ईटा आर वी रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ पे। ओए मुझे पनीर टिक्का याद आ गया, उसका अचारी वाला सही बनाता है यार। चल तो ईटा आर वी, बात समझ में आई क्या? ईटा आर वी, ठीक है भाई। तो इस तरह के सवाल होते हैं बाबा इसके अंदर। तो यार एक सवाल है कि ऐसे सर्कल में कोई m मास का पार्टिकल घूम रहा है किसी v वेलोसिटी से, और उसका रेडियस कितना है r, ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये m मास का इसमें घूम रहा है, ठीक है। उसने कहा कि अगर ये घूम रहा है तो इसको किसी फोर्स ने अंदर की तरफ खींचा हुआ है, जिस फोर्स को तू सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानता है। समझ में आ गया? कोई एक फोर्स है कि जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, उसको हम क्या कहते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये v लीनियर स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट लीनियर स्पीड से घूम रहा है, v v v v v वेलोसिटी नहीं बोल रहा स्पीड। तो बाबा उसने कहा कि ये m पे r पे और v पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? m पे r पे और v पे डिपेंड करता है। बात समझ गए? तो उसने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर दे यार। उसने ऐसा बोला कि एफ सी डिपेंड्स ऑन m मास
v वेलोसिटी, r रेडियस, इन तीनों पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैंने बताया, डिपेंड करता है। नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ fc इन टर्म्स ऑफ m v एंड r। नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ fc इन टर्म्स ऑफ m v एंड r। तो कुछ नहीं है बाबा, बहुत सिंपल है। तो हमने कहा वैसे ही fc डिपेंड करता है डायरेक्टली m पर, v पर और r पर। इसकी भी a लगा दी, इसकी b लगा दी, इसकी c लगा दी। यहाँ पर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगा दिया, m की पावर a है, v की पावर b है, r की पावर c है। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुनिए, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मास है, वेलोसिटी है और ये क्या है, r है। ये सब बोला गया उसने कि ये कौन है, वेलोसिटी है, ये कौन है, मास है, और ये कौन है, रेडियस है। बात समझ में आ गई क्या? ये सवाल में लिखा था, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गई क्या? चल एफ सी के बारे में तुझको पता है कि यार ये कितनी होनी चाहिए, एम एल टी माइनस टू होनी चाहिए, एम एल टी माइनस टू। भागना नहीं है, जाना नहीं है, स्किप नहीं करना है, चाहे तू 1.5 की स्पीड पर करके देख, मजा आएगा। समझ में आएगा? अरे तू रैप का ज़माने का बच्चा है भाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, m की पावर a आ गई, एल टी माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, और ये कौन है, l, इसकी पावर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। इसको सॉल्व करेगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तू करना। a की पावर आएगी 1 और b की पावर आएगी 2 और c की पावर आएगी -1। समझ में आया क्या? इसको सॉल्व करके देखना तो तुझे मजा आएगा। ठीक है, अब एक नया टाइप है सवालों का, उसको सीखना है बाबा। जल्दी से इसको कॉपी कर, फिर मैं रब करता हूँ। तो बाबा ये एक नया टाइप है सवालों का, बहुत ध्यान से सुन मेरी बात। अगर वो ऐसा कह दे, हम यहाँ से अर्थ से लॉन्च होके मार्स पे चले गए, ठीक है, मंगल पे, ई गोले छोड़ के ऊ गोला चले गए। ऊ गोला जाके हम उससे बोला कि बाबू हमारे प्लेनेट पे, हमार गोला पे तो मास मिलत है, टाइम मिलत है, लेंथ मिलत है। हो गए, हमार गोले पे ना ही मिलत है, हमार गोले पे तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, e ही फंडामेंटल वा माना जाता है। अब तुम्हारवा में मास को मानता हम कुछ नहीं जानता। तो आज मैं मास को इनकी टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। सवाल का टाइप समझ, उसने कहा इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g प्लैंक्स कांस्टेंट आर चूजन एज फंडामेंटल्स, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ m इन टर्म्स ऑफ c g h। तो कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन के नाम पे हमारे पास बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि हम आज कह देंगे कि मास डिपेंड कर रहा है किस पे, c पे डिपेंड कर रहा है, g पे डिपेंड कर रहा है और h पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे एक डायमेंशनल कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे, c की पावर a हो जाएगी, g की पावर b हो जाएगी, ठीक है, और h की पावर क्या हो जाएगी, c। बात समझ में आ गई क्या? तो अभी क्या करेगा, यहाँ पे इनकी पुट कर, यहाँ पे इनको पुट कर, इनकी डायमेंशन पुट कर। यहाँ पे तो किसकी आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ मास की, मास की 1, एल की 0, टी की भी 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर तुझे याद ना हो, मैं तुझे बता दूं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या है, एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2, एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2, और इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, एम एल 2 टी माइनस 3। ठीक है, इसकी पावर क्या लगा देगा, b लगा देगा, और इसकी पावर क्या लगा देगा, c लगा देगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वैसे ही बिल्कुल इक्वेशंस बनेंगी। तो ये लिखने के बाद यार इक्वेशंस देख क्या बनेगी, m के लिए क्या बन गया, m के लिए देख सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b, और ये क्या आ जाएगा c, यानी कि माइनस b प्लस c। और अगर l को देखेगा तो l के लिए क्या है, a है, 3b है और 2c है। l के पास क्या है, a है प्लस 3b है, और यहाँ पे क्या आएगा 2c। बात समझ में आ गई क्या? अभी टाइम के लिए देख ले, यहाँ पे क्या है, माइनस a माइनस 2b माइनस 3c, माइनस a माइनस 2b माइनस 3c। तो इनको जब कंपेयर करेगा, यहाँ पर m के लिए क्या है, 1 है, तो माइनस b प्लस c किसकी इक्वल आया, 1 के इक्वल। ये एक इक्वेशन बन गई, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 3b प्लस 2c, ये किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। और तीसरी इक्वेशन क्या आ गई, माइनस a माइनस 2b माइनस 3c इज इक्वस टू 0। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना, सर तीन इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती, मैंने कहा मैथ्स वालों से सीखो। बात समझ में आ गई क्या? शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, चल फिर कभी। तो ये इसको सॉल्व करके मैं तुझको बता दूं आंसर क्या आ जाता है बाबा। x क्या आ जाएगा 1/2, तू सॉल्व करके देखना। y क्या आ जाएगा -1/2, और z क्या आ जाएगा 1/,
एक सेकंड, ए और बी और सी माने थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए बी और ये कौन है, सी। 1/2 इनको सॉल्व करके आएगा ये आंसर है। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे एक सवाल तेरे लिए होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएगा पक्का, वरना तो गोली। समझ में आया क्या? ध्यान से सुन, दिख रहा है सवाल? चलो बढ़िया। तो यार ऐसे ही यहाँ पे क्या, हम किसी और गोले पे गए, उनके फंडामेंटल्स कुछ और थे। उसने कहा वेलोसिटी v, फोर्स है फॉर टाइम t, हमारे तो यही फंडामेंटल्स है भाई, हम तो इन्हीं में डील करते हैं। मैंने कहा भाई हमें तो मास और एनर्जी की बात करने आए हैं। तो कहने लगा निकाल लो अपने अकॉर्डिंग, अरेंज कर लो, हमें नहीं पता। तो बाबा ध्यान से सुन, सॉल्यूशन देख। तो उसने कहा मास किस पे डिपेंड कर रहा है, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे डिपेंड करता है, f पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, टाइम t, c पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे यही फंडामेंटल्स हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल हमने कैसे लिखा, k कोई डायमेंशनल कांस्टेंट, ये इसकी डायमेंशन v a, f की पावर b और t की पावर c। इसको जब आप लिखोगे k, फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, फास्ट फॉरवर्ड करके देख, और इसका आंसर तू ही बताएगा, LT-1 की पावर a, और यहाँ पे क्या आएगा, MLT-2, MLT-2 की पावर b है, और यहाँ पे क्या है, t है। ये तो सिंपल क्या है हमारा, t की पावर क्या है, c। समझ में आया क्या? अब तू इसको सॉल्व करेगा। यहाँ पे जो डायमेंशन है इधर साइड सिर्फ और सिर्फ क्या है, m की पावर 1 है, l की पावर 0 है, t की पावर 0 है। इसको सॉल्व करेगा, और सेम तू केस करेगा एनर्जी के लिए। समझ में आया क्या? तू मास के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू बताएगा, और एनर्जी के लिए तू मुझे ए बी और सी की वैल्यू बताएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो इस वीडियो में इतना ही। बाबा मजे करो, खूब खुश रहो, बिंदास रहो। समझ में आएगा? पबजी खेलो, चैटिंग करो, इसी उम्र में तो सब काम करने होते हैं यार, बैलेंस बना के चल। बात समझ में आ गई क्या? चल ठीक है, मजे कर, बॉय बॉय, ऑलराइटी देन, सी यू सून, एंजॉय।